नमस्कार। अभी जो है आज हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के। पिछले दो लेक्चर्स मैंने जब रिकॉर्ड किए तो पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया था इनकम टैक्स का, जिसकी 5 यूनिट मैंने उसके सॉल्यूशन के साथ मैंने रिकॉर्ड करी। फिर मुझे लगा कि सॉल्यूशन तो आपके पास में आरबीडी या फिर अपने बुक्स में है ही, तो कम समय रहता है, तो आप कम समय में आपको ये बता दूं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं, जिससे आपको ये पता चल जाए कि क्या एग्जाम में आने वाला है। तो अगर आपको ये पता चल जाएगा एग्जाम में क्या आने वाला है या किस तरह का पेपर बनने वाला है, तो आपके लिए पढ़ने में आसानी रहती है। मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं एनालिसिस करके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको देता हूँ। माँ सरस्वती की कृपा रहती है कि वो एनालिसिस अच्छा जाता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के कुछ पैटर्न्स हैं, उस पैटर्न्स के हिसाब से हमारा जो है वो कैलकुलेशंस अच्छा जाता है। और हमारा पिछले दो जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किए थे, वो आप सबके भाग्य से और माँ सरस्वती की कृपा से टेक्स्ट में भी 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन और 2-2 नंबर के 7-8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी थे वो मिल गए। ऑडिट में भी मैंने देखा कि 2-2 नंबर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस और 7-7 नंबर के 4 क्वेश्चन सेम टू सेम एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड अपने वीडियो में से आ गए। तो मैं उस एनालिसिस के हिसाब से और पिछले पैटर्न्स के हिसाब से मैं ये दावा करता हूँ कि अभी भी मैं जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने वाला हूँ उसमें से भी पेपर में क्वेश्चंस छपेंगे। मैं ये नहीं कहता कि हू बहू छपेंगे, पूरे के पूरे छपेंगे, बट हाँ छपेंगे। तो हम लोग मैं CS दीपक केवलिया, RK अचीवर्स कॉमर्स क्लासेस और मैं बीकॉम की क्लासेस लेता हूँ, और विकास पल्लवी की क्लासेस में CS की क्लासेस लेता हूँ। मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ये है, और हम आज अभी जो है वो डिस्कशन करने वाले हैं फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट करने से पहले ज़्यादातर क्वेश्चंस हम डिस्कशन करेंगे, हम लोग आंसर पार्ट पे कम जाएंगे। तो यूनिट नंबर 1 में सबसे पहला क्वेश्चन आता है वेरियस पार्ट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। हमारे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का क्या पार्ट है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम जो हमारा भारतीय जो वित्तीय जो सिस्टम है उसका क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं, वेरियस पार्ट्स। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मनी मार्केट क्या है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है मनी मार्केट क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि मनी मार्केट जो है वो दो तरह के आपके बुक के हिसाब से हैं। एक तो दी नेशनल मनी मार्केट या मनी मार्केट, और दूसरा शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट। ठीक है, जिसमें शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट जो है वो उसमें दो तरह के हैं, ऑर्गेनाइज्ड और नॉन ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड में 3 तरह के, कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट, बैंक लोन। बिल मार्केट आगे 2 तरह के, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल बिल। इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो मनी मार्केट जो है उसमें ज़्यादातर शॉर्ट टर्म की जो सिक्योरिटीज़ होती है वो इश्यू होती है। और मैं ज़्यादा आंसर में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए मैं यही रह रहा हूँ, मैं ज़्यादा आंसर में नहीं जा रहा हूँ। फिर भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जैसे इन्होंने बताया कि मनी मार्केट जो है फाइनेंशियल क्लेम, असेट्स और सिक्योरिटी में डील करता है जिनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, जैसे कॉल मनी मार्केट, जैसे कॉमर्शियल पेपर, जैसे कॉमर्शियल बिल मार्केट। ठीक है, उसके अलावा इस जैसे कॉल मनी मार्केट है, तो कॉल मनी मार्केट जो शॉर्ट टर्म का लोन देती है ना। द मोस्ट एक्टिव और सेंसिटिव पार्ट है इसका क्या है, ये ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, और ये वन डे लोन क्या कहा जाता है इसको, कॉल लोन और कॉल मनी कहा जाता है, यानी शॉर्ट टर्म के लोन देती है। दूसरे नंबर में इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में आता है कॉमर्शियल बिल। कॉमर्शियल बिल जो है वो एक तरह से क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन होते हैं, है ना। एज सून एज गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, द सेलर ड्रॉ अ बिल ऑन द बायर फॉर अमाउंट ड्यू। ठीक है, उसके बाद में आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर भी 270 दिन के आसपास में वो जो है आपको लोन दिया जाता है, वो कॉमर्शियल पेपर के थ्रू दिया जाता है। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट होता है एक तरह का ये। फिर इसमें आता है ट्रेजरी बिल, जिसको अपन टी बिल कहते हैं, है ना। उसके अलावा इसमें सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी आता है। यानी कि देखो, आपको अगर मनी मार्केट के बारे में अगर समझें तो मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर मनी शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म में जो है वो मनी इंस्ट्रूमेंट वगैरह इशू करने वाला ये मार्केट है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर टी बिल परचेज करना है, ट्रेजरी बिल परचेज करना है, तो टी बिल 60 दिन, मतलब 64 दिन का, 364 डेज का, इस तरह के ट्रेजरी बिल वगैरह आते हैं। तो ये मनी मार्केट हो गया। मनी मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शॉर्ट टर्म में
कैश कन्वर्जन जल्दी होता है। तो सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी मार्केट आ सकता है। फिर मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे है, तो मैंने अभी जो मनी मार्केट जब बोला था तब मैं बोल के बताया था कि मनी मार्केट के स्ट्रक्चर से, मनी मार्केट में दो चीजें आ गई। पहला आ गया आपका, अभी मैंने आपको बोल के बताया था, मैं फिर से आपको बोल के बता देता हूँ कि मनी मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। तो मनी मार्केट्स जो है वो दो तरह के, क्योंकि द मनी मार्केट ब्रैकेट में नेशनल और दूसरे नंबर पे शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट। शॉर्ट टर्म क्रेडिट मार्केट जो है वो दो तरह का हो गया, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड में तीन हो गए, कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट और बैंक लोन। फिर बिल मार्केट में दो तरह के हो गए, ट्रेजरी बिल और कॉमर्शियल बिल। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने फिर से मैं बता देता हूँ, मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो कि फाइनेंशियल क्लेम, असेट्स, सिक्योरिटीज, इन सब में डील करता है और इनकी जनरली मैच्योरिटी पीरियड 1 साल या उससे कम होती है। क्लियर, ये है अपना मनी मार्केट के बारे में मैंने आपको बहुत छोटा सा बता दिया। और आप चाहो तो जो इस वीडियो को वापस बैक करके और इसको मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को जो है वो लिख लीजिए, इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख लीजिए और मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट में भी आपको बोल के बताएं वो भी आप लिख लीजिए। फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है इंपोर्टेंस ऑफ मनी मार्केट, और फिर आपका क्वेश्चन बनता है डिफेक्ट इन मनी मार्केट सिस्टम। ठीक है, ये क्वेश्चंस मेरे हिसाब से बनते हैं इंपॉर्टेंट, ज्यादा समय नहीं लगेगा अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो तो 20 मिनट के अंदर अंदर आप ये सारे के सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हो। 20 मिनट के अंदर अंदर, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं। तो मैंने जैसा बताया कि ज्यादा समय इसमें आपको नहीं लगेगा, बहुत ही ज्यादा इजीली आप इन सारे को कर सकते हो। बहुत कम क्वेश्चंस इसमें मैंने आपको दिए हैं, अगर आप ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर इससे ज्यादा आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है और पीछे जो मैंने पीछे आपको पहले जो लेक्चर दिए थे, जो टैक्स के आपने देखे हो या फिर जो आपने क्या बोलते हैं इसको, ऑडिटिंग के देखे हो, तो और नहीं तो आप जाके देख लेना और अपने पेपर को मैच कर लेना, आपको यकीन हो जाएगा कि यार सर इतना मतलब इतने कम क्वेश्चंस का गैस और इतना उसमें से एज इट इज पेपर आ रहा है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एज अ गिफ्ट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भिजवाओ जरूर। अपने दोस्तों तक तो कम से कम इसको शेयर ही तो करना है, आपको शेयर करके अपने उन फ्रेंड्स को देना है। जनता में, पब्लिक में नहीं बांटना है, उन फ्रेंड्स को देना है जो फ्रेंड्स के एक्चुअली ये काम का है। अगर उन तक पहुंच गया ना तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना, ताकि क्योंकि मेरा मोटिव क्या है, आप तक ये वीडियो पहुंचाना। आपका मोटिव क्या है, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाना। ठीक है, चलें तो हम यूनिट 2 की तरफ आते हैं। यूनिट 2 में सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, रोल एंड फंक्शंस ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बताओ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है क्या। हम शेयर्स में डील करते हैं, तो एक्चुअली जो हमारे शेयर्स हैं, हम शेयर्स जो खरीदते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज से परचेज करते हैं। कंपनी अपने शेयर्स डिपोजिटरी के थ्रू स्टॉक एक्सचेंज को देती है, फिर स्टॉक एक्सचेंज से हमारे पास में आते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो भारत में दो डिपोजिटरी है, सेंट्रल डिपोजिटरी सीडीएसएल और एनएसडीएल। ठीक है, दो डिपोजिटरी है और दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है जिसमें एनएससी और बीएससी। एनएससी मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर मध्य प्रदेश में, इंदौर मध्य प्रदेश का स्टॉक एक्सचेंज है ना। तो हर कई सारे स्टेट में स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है, हर कंपनी को अपना शेयर मार्केट में देने से पहले स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना होता है। स्टॉक एक्सचेंज जो है सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर सेबी में स्टॉक एक्सचेंज में, अगर सेबी यानी कि स्टॉक एक्सचेंज सेबी में रजिस्टर्ड होता है स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं हमारे कंपनीज के शेयर, और हम शेयर खरीदते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। यानी कि मेरे को अगर रिलायंस का शेयर परचेज करना है तो मैं रिलायंस के ऑफिस में धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के पास जाके नहीं लूंगा, मैं कहाँ से लूंगा, स्टॉक एक्सचेंज से लूंगा। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड व्हाट आर द रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज, और क्या बोल रखा है इसने, रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड फंक्शन, नहीं रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, रोल्स फंक्शन ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना। आपको ये क्वेश्चंस पूछा गया है, मैंने आप तक बता दिया। ठीक है, तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, एनएससी है ना, उसका रोल क्या है, उसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन मैंने एक फंक्शन बता दिया, शेयर्स लिस्टेड होते हैं। एक फंक्शन मैंने बता दिया, शेयर्स लिस्टेड होते हैं। जब शेयर्स और डिबेंचर्स, जो शेयर्स इसमें लिस्ट नहीं है वो हम खरीद नहीं सकते हैं।
ठीक है, बाकी आप इसको आराम से तसल्ली से पढ़िएगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट। क्वेश्चन को गौर से सुनना, व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट। ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना और इसके फंक्शंस बताने, यानी कि आपको सेकेंडरी मार्केट के फंक्शंस आपको जो है वो बताने हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट। पहली यूनिट में आपने प्राइमरी मार्केट पढ़ा, दूसरी यूनिट में आप सेकेंडरी मार्केट पढ़ रहे हो, तो प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में डिफरेंस क्या है, ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। लिस्टिंग क्या होती है, लिस्टिंग क्या होती है और लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, ये मैं देखता हूं कि अगर मैं आपको बता पाता हूं तो मैं आपको बता देता हूं। What do you understand by listing? Listing क्या है? Listing means admission of security to dealing on a recognized stock exchange. The securities may be of any public limited company, central or state government, quasi government. ये तो कोई इसमें खास बात इसमें आपकी इसमें लिखी हुई नहीं है, बट फिर मैं तो आपको ऐसे ही बता देता हूँ। इसमें जो लिखा हो भारी शब्दों में, मैं आपको इससे ज्यादा और इससे सरल शब्दों में बताता हूँ। लिस्टिंग का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी को अपने शेयर मार्केट में सेल करना है, तो रिलायंस कंपनी किसी स्टॉक एक्सचेंज को कहेगी कि हे स्टॉक एक्सचेंज मेरे शेयर को लिस्ट कर दो। तो रिलायंस की कंपनी के शेयर लिस्ट हो गए कहाँ पे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। अब आप जाके एनएससी या बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी में आप ऑनलाइन शेयर परचेज कर सकते हो। तो आपको ये पता चल गया कि सबसे पहली बात कि लिस्टिंग होता क्या है। तो आपको ये पता चला कि लिस्टिंग होता है कि शेयर मार्केट में शेयर बेचने के लिए कंपनी को किसी न किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना होता है ना। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, तो इसके ऑब्जेक्टिव हैं कि जो प्रोवाइड लिक्विडिटी टू सिक्योरिटीज, यानी कि सिक्योरिटीज मार्केट में सेल हो पाती है और उसका लिक्विडिटी यानी कि उसका कैश में कन्वर्जन हो पाता है। ठीक है, मोबाइलाइज सेविंग फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े बैंक में मेरी, ठीक है, मेरे को अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है, मेरे को पता चल जाएगा ऑनलाइन है, ज्यादा माथापूरी नहीं है, लिस्टेड भी है, सेबी भी मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टॉक एक्सचेंज में पड़े हैं, तो मैं क्यों ना परचेस कर लूँ। तो मैं अपनी सेविंग को उसमें इन्वेस्ट करूंगा, यानी कि मैं अपनी सेविंग को दूंगा किसको, शेयर मार्केट को, और उसमें से शेयर्स परचेस कर लूंगा। दैट इज द वे, राइट। तो मैं मेरी सेविंग को इन्वेस्ट कर रहा हूं और उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। फिर उसके बाद में इसने बोला प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर बाय इंश्योरिंग फुल डिस्क्लोजर, यानी कि क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज सेबी में लिस्टेड है तो मेरा पैसा भी सिक्योर है। अब रिलायंस को दे दूं पैसा लेके भाग जाए तो नहीं जा सकता, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो शेयर्स। ठीक है, तो उसके अलावा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ ट्रेडिंग के लिए, यानी कि अगर मेरे शेयर्स अगर रिलायंस ही सब खरीदे बेचे तो वो प्रॉपर सुपरविजन नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मेरे शेयर्स अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बिक रहे हैं तो उसका कंट्रोल भी रहेगा और उसमें सुपरविजन भी रहेगा। टू एंश्योर, उसके बाद इसने बोला टू एंश्योर प्रॉपर सुपरविजन एंड कंट्रोल इन डीलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। क्वेश्चन क्या अराइज होता है, लिस्टिंग का प्रोसीजर क्या है। तो एक्चुअली जो लिस्टिंग का प्रोसीजर है अब अभी हमें वो सीखना है। देखो लिस्टिंग का प्रोसीजर वैसे बहुत लेंदी है, अगर कंपनी सीएस वाले बच्चों को अगर मैं पढ़ा रहा होता तो मेरे को बहुत ज़्यादा बोलना होता, लेकिन मैं मिला जुला बोल रहा हूँ और बहुत सरल शब्दों में बोल रहा हूँ। कभी भी सबसे पहले कोई भी कंपनी कोई भी तरह के शेयर अगर मार्केट में बेचती है तो सबसे पहले उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद अंतर नियम में लिखा हुआ होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हो गया कि पार्षद अंतर नियम में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर पार्षद अंतर नियम में नहीं लिखा हुआ है तो पार्षद अंतर नियम में बदलाव करो, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर नहीं लिखा हुआ है तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करके फिर लिखो, फिर ही आप उसमें शेयर को मार्केट में सेल कर सकते हो। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर ऐसा है तो आप, और अगर आप कंपनी लॉ के और जो सेबी की जो लिस्टिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड की गाइडलाइन है वो अगर आप पूरी फुलफिल करते हो तो ही आप लिस्टिंग प्रोसीजर में जा सकते हो, अदरवाइज आप अपने शेयर को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करवा सकते हो। चौथे नंबर पे, अगर ऐसा है तो आपको एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा। एक व्यक्ति होता है, एक पर्सन होता है जिसका नाम होता है मर्चेंट बैंकर, वो मर्चेंट बैंकर अपॉइंट करना पड़ेगा, वो आपको लिस्टिंग का पूरा ये काम करवा के देगा। अब उसके बाद में आपको आरओसी की अप्रूवल्स वगैरह लेनी होगी, फिर आपको प्रोस्पेक्टस छपवाने होंगे, है ना, आरओसी की अप्रूवल्स वगैरह लेनी होगी, फिर आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह छपवाने होंगे। तो क्या होगा कि आपकी एक तो लिस्टिंग एग्रीमेंट की एप्लीकेशन जो कि आपके मर्चेंट बैंकर ने बनवाई है,
उसके अलावा जो आपने प्रोस्पेक्टस छपवाया यानी कि शेयर मार्केट में शेयर इशू करने के लिए जो प्रोस्पेक्टस छपवाया वो, और उसके उसके ये सब लेके आपको एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को जमा करवाना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को जमा करवाना पड़ेगा। अब स्टॉक एक्सचेंज है वो आपकी साइट वेरिफिकेशन करेगा, सच में कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर ऐसे ही कंपनी मार्केट में शेयर्स लेके आ गई। ठीक है, सच में कंपनी एग्जिस्ट करती है कि नहीं, या फिर कंपनी ऐसे ही मार्केट में शेयर्स लेके आ गई। ठीक है, उसके बाद में प्रमोटर जो है वो लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी, प्रमोटर यानी कि जो मार्केट में शेयर्स बेचने ला रहा है जैसे रिलायंस कंपनी, और विद द लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी यानी कि लिस्टिंग एडवाइजरी कमेटी एक कमेटी बनी हुई कि उसे एक मीटिंग करेगी, उसे एक इंटरव्यू करेगी, और उसके बाद में आपको स्टॉक एक्सचेंज वगैरह की अप्रूवल मिलेगी। ठीक है, उसके अलावा इसमें आपको प्रोस्पेक्टस वगैरह जो है वो सारे आरओसी की वेबसाइट पर फाइल करने पड़ेंगे। उसमें आपको बताना पड़ेगा कि ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ऑफ इशू क्या रहेगी। ओपनिंग और क्लोजिंग डेट ऑफ इशू का मतलब किस दिन आप शेयर्स इशू करना शुरू करोगे और किस दिन आप शेयर्स इशू करके पूरा अपना पैसा कलेक्ट कर लोगे। उसके बाद में जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है, इनिशियल पब्लिक ऑफर ओपन और क्लोजेज एज पर शेड्यूल, यानी कि आईपीओ जो यानी कि जो आप मार्केट में शेयर्स लाने वाले हो, इसलिए तो आपने लिस्टिंग करवाई है। तो जब पहली बार शेयर्स लाते हो मार्केट में उसको आईपीओ कहा जाता है। तो उस आईपीओ की ओपन डेट, क्लोज डेट क्या रहेगी, क्या क्या प्रोसेस रहेगा, ये सब आपको पहले से बताना पड़ेगा। इसके बाद में ये सब चीजों को जो है वो एक्सचेंज यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो फाइनलाइज करेगा। तो मैंने एक मोटा मोटी आपको लिस्टिंग प्रोसेस बता दिया है। इसमें आपको 3 बातें ध्यान रखनी। कंपनी जाएगी मर्चेंट बैंकर के पास, मर्चेंट बैंकर जो है वो सारी एप्लीकेशन वगैरह सब फाइल करके स्टॉक एक्सचेंज और सेबी से आपको अप्रूवल लेके देगा, और उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे। तो ये पूरा प्रोसीजर जो है वो आप एफएमओ की बुक से या फिर जो है वो आपके उससे पढ़ लीजिए। तो ये टोटल मिला के आपको मैंने 4 क्वेश्चन दिए, और 5वां क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या हैं। 5वां क्वेश्चन मैंने आपको क्या दिया, कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट। तो लास्ट क्वेश्चन है आपका कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पूछा जाए कैपिटल मार्केट क्या होता है तो आपको बताना है 2 तरह का होता है, एक तो ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक अनऑर्गेनाइज्ड होता है। अब एक्चुअली तो अभी अपन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इक्विटीज जितनी भी होती है, इक्विटी शेयर्स वगैरह, ये शेयर्स वगैरह ये सब इंस्ट्रूमेंट है। बॉन्ड्स वगैरह, डिबेंचर्स वगैरह ये भी सब इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, उसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं ये भी इसके इंस्ट्रूमेंट्स में आते हैं। इसके अलावा जो बैंक से लोन वगैरह अपन लेते हैं तो उसको उसके बदले में जो इंस्ट्रूमेंट डॉक्यूमेंट्स लेते हैं वो भी इसके इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड में जो मनी लेंडर्स वगैरह से जो लोन लेते हैं वो भी इसके इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। तो ये अपन ने यूनिट नंबर 2 पढ़ लिया। यूनिट नंबर 2 इतना ही है। अब अपन डिस्कशन करते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है सेबी इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन कैसे करता है। तो सेबी कौन, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसका प्रोटेक्शन कर रहा है, इन्वेस्टर का प्रोटेक्शन। इन्वेस्टर यानी कि कौन, जिसने मार्केट में शेयर्स है, डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं। तो किस तरह से उसका प्रोटेक्शन करता है वो आपको बताना है। उसमें सेबी के अचीवमेंट्स क्या क्या है, रूल्स क्या क्या है बताना है। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन का अभी क्या मैकेनिज्म जो है वो सेबी फॉलो कर पा रहा है या फिर अभी सेबी के पास वो बताना है। कंपनी लॉ बोर्ड क्या होता है। बहुत ही गुस्सा आता है मेरे को अपनी इस यूनिवर्सिटी पे कि पिछले साल भी कंपनी लॉ बोर्ड का क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया था, उससे पिछले साल भी कंपनी लॉ बोर्ड का क्वेश्चन पूछ लिया था। रियल लाइफ में देखा जाए तो कंपनी लॉ बोर्ड बहुत कम काम आ गया। एक्चुअली 1956 जो एक्ट था, कंपनीज एक्ट 1956, उस वक्त होता तो कंपनी लॉ बोर्ड मेन था। अब तो बदल गया है, अब तो एनसीएलटी आ गया, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल आ गया है। तो कंपनी लॉ बोर्ड अब तो बहुत ही ज्यादा उसका काम कम रह गया, फिर भी ये कंपनी लॉ बोर्ड का क्वेश्चन पूछते हैं, पता नहीं क्यों। अभी उनको क्वेश्चन पूछना चाहिए एनसीएलटी का यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का, बट ठीक है। उसके अलावा क्या गाइडलाइन है सेबी की इंडियन डेप्ट मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। ये सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन, इसमें 2 नंबर के और 7 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। रट डालो क्वेश्चन फटाफट से। यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 में आपको क्वेश्चन पूछा है एनआरआई कौन एनआरआई होता है और एनआरआई को कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, एनआरआई कौन और एनआरआई को कौन कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल। तो क्वेश्चन अराइज होता है एनआरआई कौन है। तो जैसे हम सुनते हैं कि एनआरआई कौन है तो हमें एकदम से ना ऐसा लगता है नॉन रेजिडेंट इंडियन है ना। और ज्यादातर तो ऐसा है कि वो एनआरआई वो है जो कि भारत से बाहर रहते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जिनके पास खूब पैसा होता है, इंडिया से बाहर जाके बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और कई सारे लोगों का ड्रीम होता है एनआरआई से शादी करना। ठीक है, तो ये यहाँ पे एनआरआई का मतलब ये नहीं लिखना है। एनआरआई का क्या मतलब होता है सुनना। एनआरआई मतलब ऐसा कोई भी इंडियन सिटीजन जिसके पास इंडिया का पासपोर्ट है। ठीक है, उसके अलावा लेकिन वो अभी कुछ समय के लिए इंडिया से बाहर माइग्रेट हो चुका है, या और वो 6 मंथ या उससे ज्यादा समय के लिए माइग्रेट हुआ है। या तो एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, या वो रेजिडेंस के लिए गया यानी कि रहने के लिए, या फिर वो पढ़ने के लिए गया है ना। या तो रेजिडेंस के लिए गया या तो वो पढ़ने के लिए गया है ना। एक सेकेंड,
या फिर वो किसी और पर्पस के लिए गया है, ठीक है। या फिर ऐसा कोई इंडियन सिटीजन जो कि भारत से बाहर रह रहा है, किस पर्पस के लिए, एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, बिजनेस बाहर करने के लिए, वोकेशन बाहर करने के लिए वो भारत से बाहर रह रहा है, या फिर उसका कोई ऐसा इंटेंशन है कि वो अनसर्टेन टाइम के लिए बाहर रह रहा है, तो एक सेकंड रुकना। An Indian citizen who stay abroad for employment, carrying on business or vocation outside India, or stay abroad under circumstances indicating an intention for uncertain duration of stay abroad in non-resident person posted in UN organizations, official deputed public non-resident foreign citizen or Indian origin are treated as par with non-resident Indian for the purpose of certain facility। अरे वही बातें कह रहा है ये, ऐसा कोई भी भारत का नागरिक जो कि भारत से बाहर गया है 6 महीने से ज्यादा समय के लिए, जॉब के लिए गया है, बिजनेस के लिए गया है, वोकेशन के लिए गया है, या फिर यूएन के ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ के उसमें गया है, या फिर वो भारत से बाहर अब रह रहा है और वो इंडियन सिटीजन है, उसके पास इंडिया का पासपोर्ट है, तो वो एनआरआई कहा जाता है, ठीक है। अब एनआरआई को क्या क्या फैसिलिटीज हम देते हैं, तो इसने बोला कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज टू एनआरआई, यानी कि एनआरआई भारत में इन्वेस्टमेंट क्या क्या कर सकता है, तो भारत में कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकता है, यानी कि भारत में कंपनी समामिलित कर सकता है, यानी कि भारत में कंपनी बना सकता है। उसके बाद में इसने बोला इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड, वो भारत में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, किसमें मैं बता रहा हूँ उस इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज क्या क्या एनआरआई को वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो भारत में इन्वेस्ट कर सकता है म्यूचुअल फंड में, वो पब्लिक डिपॉजिट अगर आती है तो उसमें वो पैसा डाल सकता है, ठीक है। उसके अलावा यस, और एक दो पॉइंट और भी दिख रहे हैं। इन्वेस्टमेंट इन एयर टैक्सी ऑपरेशन, एनआरआई जो है वो इक्विटी पार्टिसिपेशन कर सकता है 100% एयर टैक्सी ऑपरेशन में, ठीक है। उसके अलावा वो अपने शेयर्स ट्रांसफर कर सकता है, इंडिया में सेल कर सकता है, खरीद सकता है, रुपी लोन ले सकता है, एक्सटेंडिंग रुपी लोन, ठीक है। उसके अलावा इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर सकता है। तो ये सारे जो है वो फैसिलिटीज अवेलेबल है एनआरआई को भी, या फिर इसको कह सकते हैं कि ये एनआरआई को कौन कौन से इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल है, मैंने आपको वो क्वेश्चन का आंसर दे दिया, ठीक है। उसके अलावा बताया कोड ऑफ कंडक्ट ऑफ स्टॉक ब्रोकर, बड़ा टफ रहेगा। स्टॉक ब्रोकर को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, सेबी ने स्टॉक ब्रोकर को क्या क्या चीजें ध्यान रखने का बोला है, वो आपका अगला क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा अपने आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ज्यादा बोलना पड़ेगा, ठीक है। और मैं सोचता हूँ कि आज कम समय में थोड़ा अच्छा वीडियो बना दूं जिसमें आपका ज्यादा समय भी खराब ना हो और आपके पास बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आ जाए, फिर आप उसको तसल्ली से आराम से जो है वो देखते रहना, है ना, अपने उसमें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है मार्केट मेकर्स एक आपके क्वेश्चन बनता है। मार्केट मेकर्स के अलावा आपका होता है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो कंसल्टेंट की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये भी आपका एक क्वेश्चन बनता है। और एक क्वेश्चन बनता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं। गौर से देखना इन पांचों क्वेश्चंस को, एक बार फिर से देख लो इन पांचों क्वेश्चंस को, कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, है ना। मैं आपको बता देता हूँ कि कोई बहुत ज्यादा तकलीफ वाले क्वेश्चंस नहीं है ये, ठीक है। मैं एक्चुअली साथ साथ में देख भी रहा हूँ कि कहीं पे मुझे आपके इसके प्रॉपर आंसर्स मिल जाए तो मैं आपको बोल के सुना दूं, ताकि आपके आधा डाउट जो है आपका, आधा काम आपका हो जाए ना। बट आज आपकी थोड़ी सी, यस, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। तो सुनना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज टर्म फॉर एंटिटीज विच पूल मनी, purchase security, real property, and other investment assets or loans, etc. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इंक्लूड, अब बता रहे हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में कौन कौन लोग आते हैं, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, पेंशन, हेज फंड, HEDGE, हेज फंड, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एंडोमेंट एंड म्यूचुअल फंड, एटसेट्रा। ये सब आते हैं कौन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ये सब लोग आते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला देयर आर 6 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर देयर। फर्स्ट, पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एंडोमेंट फंड और नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंश्योरेंस कंपनी, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, म्यूचुअल फंड एंड हेज फंड, इंश्योरेंस फंड, ये सारे जो हैं इसके क्या हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मैं आपको ज्यादा बोल के नहीं सुनाऊंगा। बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मेरे को इतना लो लेवल का नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी लोग हमसे आशाएं रखते हैं कि हमें ये सब चीजें आती भी है, सीएस में पढ़ाते भी हैं, लेकिन क्योंकि ये बीकॉम लेवल का आगे चले गए तो एक टॉपिक भी अभी पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए 4-5 क्वेश्चन ही आप देख लीजिए। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, 7 नंबर में, कोई लंबा चौड़ा नहीं लिखना है, ध्यान रखना। 2-2, 2.5 पेज आप इसके तैयार कर लो, बहुत है।
ठीक है। लास्ट आपकी यूनिट 5 का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है मर्चेंट बैंकिंग क्या है, मर्चेंट बैंकर के रोल लिखो, मर्चेंट बैंकर के फंक्शन लिखो और मर्चेंट बैंकर के इंपोर्टेंस लिखो। मैंने आपको बता दिया एक लाइन में। मर्चेंट बैंकर कौन है? जो किसी कंपनी के बिहाफ पर अपना मर्चेंट बैंकिंग का काम करता है, का मतलब कंपनी के शेयर्स मार्केट में कैसे लाने हैं उसके लिए वो आता है। ठीक है, लिस्टिंग एग्रीमेंट को फॉलो करवाने के लिए, कंपनी के शेयर्स को लिस्टेड करवाने का काम करता है मर्चेंट बैंकर, है ना। ये मर्चेंट बैंकर है, एंकर नहीं है, थोड़ा ध्यान रखना है ना। फिर क्रेडिट रेटिंग क्या होती है और क्रेडिट रेटिंग को एक्सप्लेन करो और उसके बेनिफिट और डिसएडवांटेज बताओ। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरराइटिंग समझाओ और बोनस शेयर के ऊपर नोट लिखो। बोनस शेयर क्या होता है तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं, जब कंपनी को शेयर्स इशू करती है तो कंपनी अगर चाहे तो कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़े हो, कंपनी के पास एक्स्ट्रा पैसे पड़े हो, तो कंपनी आगे दूसरे नीचे वाले मतलब शेयर्स को एक्स्ट्रा फ्री में शेयर्स देती है। जैसे इस तरह से 2 शेयर के ऊपर 1 शेयर फ्री दे दिया, 3 शेयर के ऊपर 1 शेयर फ्री दे दिया, तो वो बोनस शेयर होता है। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन था, बोनस शेयर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कंपनी अपने फ्री रिजर्व में से देती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देती है, फ्री में शेयर देती है। क्यों देती है? क्योंकि कंपनी के पास फ्री रिजर्व पड़ा होता है, तो कंपनी उसके रिजर्व को कैपिटलाइज करने के लिए जो आपको फ्री में शेयर देती है उसको बोनस शेयर देती है। अंडरराइटिंग का कॉन्सेप्ट तो आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे, बीकॉम सेकंड ईयर में भी पढ़े थे, 11th-12th में भी पढ़े थे। क्रेडिट रेटिंग क्या होती है वो समझना। तो मैं आपको क्रेडिट रेटिंग के बारे में थोड़ा सा, यस, अपन डिस्कशन कर रहे थे क्रेडिट रेटिंग क्या। ठीक है, क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्या होती है? क्रेडिट रेटिंग एक तरह से रेट देना है। किसको रेट देना है? एक ऐसे इंस्टीट्यूशन को, ऐसी कंपनी को जो कि मार्केट में शेयर्स डिबेंचर्स वगैरह इशू कर रही है। तो जब भी कंपनी को मार्केट में शेयर्स डिबेंचर वगैरह इशू कर रही है तो हमें उसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो हमें उसको क्रेडिट रेटिंग देखनी होती है। तो क्रेडिट रेटिंग क्या है उसको समझना। क्रेडिट रेटिंग क्या है उसको समझना। ये क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और फाइनेंशियल एंटिटी, यानी कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी कि शेयर डिबेंचर वगैरह या फाइनेंशियल एंटिटी यानी कि कोई कंपनी, उसमें आप अगर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपकी कितनी रिस्क एसोसिएटेड है वो क्रेडिट रेटिंग के थ्रू पता चलती है। ये एक तरह की रेटिंग है जो एंटिटी को दी जाती है। इट इज बेस्ड ऑन क्रेडेंशियल and the extent which is the financial statement of entity are sound in terms of borrowing and lending, यानी कि इसके थ्रू पता चलता है कि जो अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी है तो मतलब उसकी बोरोइंग, लेंडिंग पावर और पे करने की पावर दोनों अच्छी है। ठीक है, उसने जो पहले पास्ट में जो काम किया है, पास्ट में जो उसने मार्केट से पैसा लिया है, मार्केट में पैसा वापस लौटाया है, कितना एक्स्ट्रा पैसा दिया है, कितना इंटरेस्ट दिया, वो सब उसकी हिस्ट्री के हिसाब से क्रेडिट वर्दीनेस चेक करी जाती है कि भैया उस कंपनी की क्रेडिट रेटिंग कैसी है। ठीक है, तो ये होती है इससे पर्टिकुलर एंटिटी की सॉल्वेंसी, यानी कि इंसॉल्वेंसी जो दो वर्ड, सॉल्वेंसी का पता लगाया जाता है। अब क्रेडिट रेटिंग कितने टाइप की होती है? तो अलग अलग टाइप की क्रेडिट रेटिंग, CAR, CI, SR और बहुत सारे अलग अलग क्रेडिट रेटिंग, आप उसका नाम को रट लेना। उसके अलावा क्रेडिट रेटिंग कितने तरह की होती है? तो बॉन्ड या डिबेंचर की रेटिंग होती है, इक्विटी शेयर की रेटिंग होती है तो इक्विटी रेटिंग हो गई, प्रेफरेंस शेयर की रेटिंग होती है तो प्रेफरेंस रेटिंग हो गई, कॉमर्शियल पेपर की रेटिंग है तो कॉमर्शियल पेपर रेटिंग होगी, फिक्स डिपॉजिट की रेटिंग है तो फिक्स डिपॉजिट रेटिंग हो गई, बोरोवर की रेटिंग है तो बोरोवर रेटिंग हो गई। ठीक है, उसके अलावा इंडिविजुअल रेटिंग भी होती है ना, रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड इंडिविजुअल रेटिंग। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्लिगेशन, सोवेरिन रेटिंग होती है, यानी सोवेरिन रेटिंग का मतलब किसी पर्टिकुलर कंपनी का रेट, कंट्री का रेट कितना है। जैसे युगांडा के अंदर कोई है तो उसकी रेटिंग है ना, यानी कि पर्टिकुलर एरिया की। जैसे कई सारे ऐसे एरियाज है जहाँ के लोग ही ऐसे होते हैं कि वो पैसे मिलने ही नहीं वहां से, है ना। कई सारे ऐसे पर्टिकुलर एरिया होते हैं जहां से अपने पता है इस बस्ती के लोगों को अगर आप उधार दोगे तो पैसे वापस आएंगे नहीं, डूब जाएंगे, तो उस बस्ती की रेटिंग है। तो ठीक उसी तरह से कोई स्टेट है ना, स्टेट की रेटिंग भी होती है कि ये यहाँ के लोग बेकार ही हैं। तो उसी तरह से कंपनी के मामलों में भी रेटिंग होती है। ठीक है, तो वो क्रेडिट रेटिंग होती है। तो आप जरूर से उसके क्रेडिट रेटिंग देखिएगा। नाम सुन के आपको बेनिफिट्स पता चल गए होंगे, डिसएडवांटेजेस भी पता चल गए होंगे कि कई बार क्या होता है गलत रेटिंग दे दी जाती है, जैसा है नहीं वैसी रेटिंग दे दी जाए। तो गलत रेटिंग से डिसएडवांटेज होंगे, अच्छी रेटिंग के बेनिफिट्स होंगे। तो आप इसको तसल्ली से देखिएगा। बहुत ज्यादा इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस नहीं बताए हैं, 5 यूनिट में टोटल मिला के 20 क्वेश्चन बताएं। आप देखो 10 क्वेश्चन तो आपके आते हैं, 7-7 नंबर के, दो नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताए। अब वहां पे आपको 20 में से 15 करने होते हैं, 2 वाले 10 और 7 वाले 15। हो सकता है कि इस 20 में से 15 छप जाए पेपर में, 15 नहीं तो 12-13 तो छपने ही छपने हैं। तो आप इसकी बढ़िया से तैयारी करो। और आपको लगता है कि नहीं मैं रात में इतने लेट 1-1:30 बजे बैठ कर इसकी आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, है ना, और तो आप चाहो तो D122
UIT कॉलोनी प्रताप नगर महालक्ष्मी स्कूल के पास में, है ना, नंबर लेके वहाँ पे आप मुझे तोहफे भिजवा सकते हैं, और मुझे तोहफों से बहुत ज़्यादा लगाव है। चलिए ठीक है, मजाक की बात थी। ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों को स्प्रेड करना, शेयर करना, ताकि लोग जो हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज कर सकें। ठीक है, अगले अगले जो एग्जाम्स होंगे उसके मैं वीडियो डालूंगा या नहीं, तो आप मेरे चैनल को जैसे सब्सक्राइब कर लोगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप क्या करो, इसको सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या, जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन बना हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक करोगे ना, तो अगर जैसे मैं वीडियो डालता हूँ, आपको चाहिए वो वीडियो, आप चाहते हो कि आपको पता चल जाए वीडियो डालते ही, तो आप उस पर बेल आइकन पे दबा देना, तो आपको मैसेज तक मतलब वो आ जाएगा कि भाई आप मैंने वीडियो डाला, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो डाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इन क्वेश्चंस को जरूर से पढ़ के जाना अगले एग्जाम से पहले। फिर अपन मिलते हैं। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।